हेलो प्लस टू स्टूडेंट्स, भी बोर्ड एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। होप आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही होगी। तो यार हम लोग आपकी हेल्प के लिए लास्ट मोमेंट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तो लास्ट मोमेंट में बेटा एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होगी। आज आपको पता है 6 फेब हो चुकी है, ठीक है जी। आपका 24 से सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो 24 फेब से आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेपर आपका कौन सा है? 24 को इंग्लिश का है, ठीक है जी। और मैंने आपको फिजिक्स की थोड़ी लास्ट मोमेंट टिप्स और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वगैरह करवानी है, ठीक है। एक एक करके वीडियो आते रहेंगे। थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, फिर आज से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो फिजिक्स का बेटा आपका एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 6 मार्च को क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको फिजिक्स के एग्ज़ाम में 5 छुट्टियां मिल रही हैं, ठीक है। 5 छुट्टियों में भी आपकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल बेटा आपके पास मान लो अगर आप 24 को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको 21, 22, 23 ये दिन तो किसके लिए रख लेने हैं? अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए रख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर तो सबके ज़रूरी हैं, इंग्लिश वालों के भी ज़रूरी है, तो इंग्लिश में भी आपके नंबर आने चाहिए, स्कोरिंग होगा। ये आप इंग्लिश के लिए रखो। अब आती है बात 7 से लेकर 20 तारीख तक। अभी आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री या मैथ्स में वही जोर मारना है। एक बार लास्ट लैब जो है ना वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट लैब में आपकी एनसीईआरटी बुक ही आपकी हेल्प करने वाली है। तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे कंप्लीटली। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस जो है विद एक्सप्लेनेशन वो हम आपके पास धीरे धीरे कर कर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसके क्वेश्चंस करने हैं? वेव ऑप्टिक्स के करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं बेटा। एक है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन से भाई? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ एक दो चलो हम जो ज़्यादा कई बार एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े एक्सप्लेनेटरी होते हैं, वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लगभग सारे कर ही लेंगे। और तीसरा एक ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, ठीक है जी, उसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जैसे इस बार का अपना पेपर का पैटर्न है, पेपर के पैटर्न में जो 18 एमसीक्यूज आने हैं और जो सेक्शन बी है हमारा जिसमें 7 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसमें से बहुत हेल्प करेगी हमें, ठीक है जी। तो 3 तरह के क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। मेरा अगले 15 दिन का टारगेट क्या रहेगा कि आप लोगों को एक एक करके लगभग हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो फिलहाल हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन आएंगे, बाकी इंट्रोडक्शन भी आज चलो पहली बार जरूरी थी, इसके बाद इंट्रोडक्शन ही सीधा किस पे आया करेंगे, क्वेश्चंस पे आया करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है जी। अब हम वेव ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन तो चलो आ रहा है जो आ रहा है। अगर शुरुआती कुछ बातें करें तो यार वेव ऑप्टिक्स जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। अदरवाइज जितना इसको बच्चे मानते हैं उतना ये है नहीं है यार, ये स्कोरिंग है। रे ऑप्टिक्स अगर आप करोगे ना रे, तो रे ऑप्टिक्स में दुनिया भर के टॉपिक हैं, वो ख़त्म ही नहीं होने को आते हैं। वेव ऑप्टिक्स में गिनती के टॉपिक हैं। सबसे पहले इसमें क्या आना है? कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल आना है। फिर इसके बाद इंटरफेरेंस है,
और डायफ्रैक्शन। ओके, पोलराइजेशन सीबीएसई वालों ने इस बार सिलेबस में रखा ही नहीं है, तो जेई के लिए तो करना पड़ता है, लेकिन चलो अभी फिलहाल हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सीबीएसई वाले एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो उसकी बात करते ही नहीं है। ओके जी, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से, ये जो 10 एग्जाम्पल्स जिसके साथ लिखा हुआ होगा ना, एग्जाम्पल 10.1 10.2, ये कौन से क्वेश्चन हो गए जी आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये इन्होंने डाल दिया है किस पे, डॉपलर्स इफेक्ट पे। अब देखो यार, डॉपलर इफेक्ट डायरेक्टली इन्होंने सिलेबस में लिख नहीं रखा। अब क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अब कर देते हैं, ठीक है, हम कर देते हैं, जिसने नहीं करना होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएगा। लेकिन डॉपलर इफेक्ट अब इन्होंने एनसीईआरटी बुक में डाल रखा है, तो हम इसका क्वेश्चन करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे डायरेक्टली ये सिलेबस में है नहीं है। अच्छा, यहाँ डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट कहाँ से आता है कि जी इससे पहले हम वेव फ्रंट पढ़ रहे होते हैं। अब वेव फ्रंट भी वेव ही है। वेव फ्रंट जब चल रहे हैं तो अभी तक या जितनी भी वेव फ्रंट की स्टडी है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो भी स्टेशनरी है, और जहाँ से लाइट आ रही है सोर्स भी क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन जैसा कि आपने 11th में पढ़ रखा है कि साउंड के बारे में पढ़ा होगा, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड हमने पढ़ रखा है कि भैया अगर सोर्स चलने लग जाए या ऑब्जर्वर भी चलने लग जाए या दोनों ही चलने लग जाएं, तो जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव्स की वो चेंज हो जाती है, वो बढ़ जाती है या घट जाती है, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। यही कहानी यहाँ पर है। वो कह रहा है वेव फ्रंट वगैरह पढ़ तो रहे हो भैया, लेकिन इसकी वेव फ्रंट की जो सारी की सारी स्टोरी है, उस स्टोरी में हमें क्या मान के चलना है कि सोर्स मूव नहीं कर रहा। अगर लाइट सोर्स मूव कर रहा होगा ऑब्जर्वर की तरफ या ऑब्जर्वर से दूर, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा नजर आएगी, यानी उसको वेव फ्रंट्स भी फिर कम या ज़्यादा नजर आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने डॉपलर इफेक्ट का यहाँ पे कंसेप्ट डाल दिया होगा। तो सीधी सी बात, डॉपलर इफेक्ट लगभग वही है जैसे आपने साउंड में पढ़ा हुआ है कि अगर सोर्स लाइट का हो या साउंड का पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी है। अगर सोर्स दूर जा रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी घट जानी है। ठीक है जी। यहां पर खैर वेवलेंथ के टर्म्स में ज़्यादा बात की जाएगी। तो लेट, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर हम स्टेशनरी ही मान के चलेंगे, वैसे वो साउंड में तो सबको मूव करवा देते होते थे। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ने क्या हो जाना है, इंक्रीज, और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ने क्या हो जाना है, डिक्रीज। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्योंकि क्या हो जाएगी, इंक्रीज, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो वो रेड की तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है यानी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो इसको यहां पर लाइट में क्या बोला जाता है, रेड शिफ्ट बोला जाता है। अगर उल्टा हो जाए, सोर्स दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी ही है, तो इस केस में क्या होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज या वेवलेंथ विल, एपरेंट वेवलेंथ विल इंक्रीज। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चंस में भाई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। ये डॉपलर इफेक्ट में इसलिए दे दी क्योंकि डॉपलर इफेक्ट नॉर्मली क्या है, सिलेबस में लिखा नहीं होता, बच्चों ने पढ़ा होता नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए हमने करा दिया कि यार ये फ्रीक्वेंसी का चक्कर पड़ता है। ठीक है जी। अब इसमें अगर जो स्पीड ऑफ सोर्स है बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो सोर्स है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं है, तो एक फार्मूला दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, डायरेक्टली वही वाला आपको बता देते हैं पहले कि शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, जिसको रिलेटिव शिफ्ट बोलते हैं, डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय न्यू। तो रिलेटिव शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला यूज करना है हमने, इट इज माइनस वी रेडियल डिवाइडेड बाय सी। ठीक है जी। यहां पे वी रेडियल क्या है,
इट इज द कंपोनेंट ऑफ source velocity along the line joining the source with observer. It is component of the source velocity along the line joining the source with observer relative to observer. मतलब ये भैया ऑब्जर्वर खड़ा है, ये अगर लाइट इधर जा रही है तो इसका इस डायरेक्शन में क्या लेना है, कंपोनेंट लेना है। इसको क्या बोलना है हमने, वी रेडियल। अब इन्होंने डायरेक्ट यूज किया हुआ है, हमने भी आपको क्या बता दिया, डायरेक्ट ही बता दिया, तो इसको याद रखना है भाई, ठीक है। ये फार्मूला अगर इसी को वेवलेंथ के टर्म्स में लेना हो तो ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा, देखो v किसके इक्वल होता है, न्यू इंटू लेमडा किसके इक्वल होता है, c के, क्योंकि यहां v की जगह c लेना है ना। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो डेल्टा न्यू बाय न्यू प्लस डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो क्या होगी, 0 होगी। वैसे यहां पर इन्होंने वो परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन करते होते हैं, वहां का कंसेप्ट उठाया है। तो इसको डेल्टा न्यू बाय न्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा लेमडा बाय लेमडा भी लिखा जा सकता है, और डेल्टा न्यू बाय न्यू किसके इक्वल है, माइनस वी रेडियल डिवाइडेड बाय सी के। तो भाई अगर आपने ये डॉपलर इफेक्ट वाला क्वेश्चन करना है, कर ही लो, हम तो कहेंगे। तो ये वाला फार्मूला एक याद रख लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई अब एनसीईआरटी बुक को तो मानती है ना, तो उसके हिसाब से आ सकता है। इसको भी अपना नोट वोट कर लो, अभी हम इसको क्या कर देंगे, बिठा देंगे, ठीक है। अगर ये हो जाता है फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। बाकी बेटा अगले जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, यहाँ पे बस डॉपलर इफेक्ट क्योंकि नॉर्मली किया नहीं होता, इसलिए हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अस। यानी बेसिकली हमने क्या फाइंड करनी है, उस फार्मूले के हिसाब से वी रेडियली फाइंड करनी है स्पीड ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी सोर्स है भैया, विद रिस्पेक्ट टू अस, हम ऑब्जर्वर हैं, तो उसके हिसाब से हमने वी रेडियल फाइंड करनी है। एक्चुअल वेवलेंथ इतनी है और इतनी अपीयर हो रही है, इतने नैनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड एट दिस, तो दिस इज एक्चुअल, ये जो अपीयर हो रही है। तो यहां से डेल्टा लैम्डा तो मेरे ख्याल से दिख ही गया, डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 589.6 माइनस 589, ये आ जाएगा आपका 0.6 नैनोमीटर ही आ गया, राइट। फार्मूला अपने पास क्या है, डेल्टा न्यू बाय न्यू, जो कि किसके इक्वल था, डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस में, जो कि किसके इक्वल था, माइनस वी रेडियल डिवाइडेड बाय सी, ठीक है जी। ये माइनस था बेटा, जो हमने फार्मूला शुरू में लिखा था ना, डेल्टा, एक्चुअल फार्मूला इज डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल डिवाइडेड बाय सी, ओके जी। तो फ्रीक्वेंसी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला पार्ट इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इट विल बी डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू वी रेडियल डिवाइडेड बाय सी। डेल्टा लैम्डा हमने वैसे ही निकाल लिया था 0.6 नैनोमीटर में, वेवलेंथ एक्चुअल वाली कितनी थी, 589.0 थी, ये भी नैनोमीटर में थी, नैनोमीटर नैनोमीटर कट गया, ये वी रेडियल डिवाइडेड बाय सी होगा। यहां से वी रेडियल किसके इक्वल आ गया, c इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 589, क्योंकि c की मीटर पर सेकंड है, ये डायमेंशनलेस हो चुका है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है जी। हम देख के लिख रहे हैं, आप अपने आप सॉल्व करते रहना, एनसीईआरटी बुक में इसका वैसे सॉल्यूशन दे ही रखा है, तो ये दे रखा है 3.06 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड आ गई, ओके जी। इसको अप्रॉक्सीमेटली उसने वी रेडियल यानी कि जो गैलेक्सी की स्पीड है वो दे रखी है 3.06 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जिसको कि 306 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो नोट कर लो बढ़िया से। यस बेटा, अब आते हैं एग्जाम्पल 10.2
2 पे। ये यार टोटली कंसेप्चुअल पार्ट है, 3 इसके पार्ट है, ए बी एंड सी। तो कंसेप्चुअल से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी बुक में वैसे इनका सोल्यूशन दे ही रखा है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये कह रहा है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, चाहे लाइट रिफ्लेक्ट हो चाहे रिफ्रैक्ट हो, दोनों पार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, सेम आ रही है। एक्सप्लेन वाई, यार इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, बहुत बार बात हुई होगी, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो लाइट होती है भैया उसकी, या लाइट छोड़ो किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्शन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। अगर रिफ्लेक्शन हो जाए तो रिफ्लेक्शन में बेटा फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मीडियम सेम आ गया, स्पीड में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड में भी चेंज नहीं आया, फ्रीक्वेंसी में भी नहीं आया, तो वेवलेंथ में भी नहीं चेंज आएगा। हाँ, फेस चेंज हो सकता है, ठीक है जी। वैसे आपने इतना नहीं लिखना, मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ किसी में भी चेंज नहीं आता। अगर क्या हो जाए, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भैया फ्रीक्वेंसी तो भी जी चेंज होगी, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन, स्पीड में चेंज आ जाता है, रेयर से डेंस हो जाएगी तो कम हो जाएगी, डेंस से रेयर जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगी। वेवलेंथ में भी आ जाता है, फेस में उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो बोथ केसेस में रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। ओके, लेकिन ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई। पहली बात तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। जब आपकी वेव किसी मीडियम में एंटर करेगी तो ये उसके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवा देगी, ठीक है जी। कुछ ऐसे वाइब्रेट कराएगी कि मॉलिक्यूल्स सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, यानी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। बात यही निकलती है कि फ्रीक्वेंसी में, लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, वो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने वाले हैं ना, वो बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो इसमें ऐसा एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन बुक में ही दे रखा है, सॉल्व क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी ठीक था, इजी था, इसको आसानी से किया जा सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस। ओके, लाइट जब रेयर टू डेंसर गई है तो स्पीड डिक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई अ रिडक्शन इन एनर्जी? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी मीडियम चेंज हुआ है, रेयर से डेंसर भी गई है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी न्यू की अभी भी क्या रही है, न्यू ही रही है। स्पीड डिक्रीज हो गई है, स्पीड डिक्रीज होने से वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी एनर्जी किसके इक्वल है, एच न्यू के इक्वल है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी वैसे एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई द रिडक्शन इन द एनर्जी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आंसर है इसका? बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब इसका सी पार्ट देख लो। सी पार्ट कहता है इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सही बात है, जो इंटेंसिटी होती है भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का क्या होती है, स्क्वायर होती है। आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में भैया, ये चीजें तो पता होनी चाहिए। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर? ओके, वेव पिक्चर में तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। फोटोन पिक्चर में अगर मान के चले कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर है, किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, फोटोन्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो जी उसकी जो इंटेंसिटी, व्हाट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बतानी है ना, तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग
पर यूनिट एरिया, भैया किस पे, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अब कितने नंबर का क्वेश्चन आया उस पर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना आंसर दोगे। फिलहाल ये मान लो 1 नंबर का आ गया तो इतने से कैसे काम चला सकते हैं। वैसे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है भैया। बेसिकली इंटेंसिटी होती है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, यानी नीचे क्या आएगा, टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का डेफिनेशन ही ये है भैया, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ओके, अब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू। अगर एन फोटोन्स आए हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी अगर आई है कुछ तो एन कुछ फोटोन्स आए होंगे, तो ये होगा एन एच न्यू डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एरिया। तो वही हमने बोला है, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करेगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं, इंटेंसिटी फोटोन पिक्चर में किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, ये भी हो गया जी। अब चलते हैं भाई अगले सवाल पे। अभी कौन से चल रहे हैं आपके, एग्जाम्पल्स ही चल रहे हैं भाई। इसमें 3 पार्ट है, 3 पार्ट। एक कौन से हैं, एग्जाम्पल्स, एक कौन से हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और एक वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वो सबसे जबरदस्त चीज़ है यार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आजकल बाजार में मिलती नहीं है, लेकिन इस बार का पेपर समझ लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से बनना है। जितने भी एमसीक्यू हैं उसी में से बनने हैं, तो उस पर भी पहुंचेंगे हम लोग। फिलहाल चलो ये कर लेते हैं। ये कह रहा है 2 slits are made 1 mm apart and the screen is placed 1 meter away. Okay, what is the fringe separation when blue green wavelength इतने नैनोमीटर इज आउट। ब्लू ग्रीन कहने की उसको खैर कोई जरूरत नहीं थी, सीधा हमने क्या ले लेनी है, वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर। चलो 2 slits are, सीधी सी बात, किस पे क्वेश्चन आ गया, YDSC पे आ गया। और मांग क्या रहा है, व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन। फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ, बीटा मांग रहा है। बीटा का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। क्वेश्चन में लैम्डा साफ साफ दे रखी है, नैनोमीटर, बस नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ओके जी, 2 slits आर 1 mm अपार्ट। छोटा डी कितना दे रखा है, 1 mm, यानी कि 10⁻³ मीटर। व्हाट इज फ्रिंज सेपरेशन व्हेन इस वेवलेंथ इज यूज्ड। अरे भैया डी कहाँ चले गया, छोटा डी दे रखा है, फ्रिंज सेपरेशन निकालनी है। 2 slits आर मेड 1 mm अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर। ये रहा भाई, इट इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। वेवलेंथ दे रखी, डी दे रखा, डी दे रखा, तो भैया बीटा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है जी, सॉल्व कर लेना, हम नहीं कर रहे। 0.5 mm इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है फिर भी बंदा गलत कर देता है। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेगा बच्चा, ये तो चल मीटर में दे रखा था, मिलीमीटर को मीटर में नहीं करेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसको जब पुट करना है, कितना पुट करना है, 500 इंटू 10⁻⁹ पुट करना है। इसको 10⁻³ पुट करना है। कैपिटल डी तो चलो एग्जैक्टली मीटर में ही दे रखा था। आंसर इसका 0.5 mm आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक में इसका सोल्यूशन दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ते हैं इसको। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.4। इसके भी कई पार्ट हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं जी क्या क्या कहता है। कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ओके, अगेन किस पे क्वेश्चन आ गया, YDSC पे क्वेश्चन आ गया। कई पे इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। ओके, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। याद होगा भी इसका डायग्राम, ये 2 स्लिट्स होती हैं, ठीक है जी। ये स्क्रीन है और यहाँ पे एक आपका मेन सोर्स होता है जहाँ से ये लाइट निकल कर अपना इंटरफेरेंस करती होती है। ओके, ये डिस्टेंस d है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d होता है। ओके, तो यहाँ पर बीटा किसके इक्वल होता है जी, लैम्डा d/d। इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। एक और चीज़ बेटा डिफाइन की जाती है जिसको कहते हैं एंगुलर विड्थ। पढ़ा होगा, क्योंकि हम तो क्वेश्चन करा रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, सब कुछ पढ़ा होगा। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला लैम्डा d/d है। एंगुलर विड्थ इट इज ओनली लैम्डा बाय d, राइट।
अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इसको दूर ले जाते हैं, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम, तो डी बढ़ रहा है। डी बढ़ने से अगर तो बात करते हो फ्रिंज विड्थ की, फ्रिंज विड्थ तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एंगुलर विड्थ की अगर पूछा हो, क्योंकि उसने यहाँ क्लियर नहीं किया एंगुलर विड्थ की बात करनी है कि फ्रिंज विड्थ की बात करनी है, हमने दोनों की कर दिया है। अगर एंगुलर विड्थ आता है क्वेश्चन तो उसमें हमारा आंसर आएगा नो चेंज इन एंगुलर विड्थ, और फ्रिंज विड्थ में आएगा फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। हम दोनों आंसर दे रहे हैं क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि फ्रिंज विड्थ में क्या फर्क पड़ेगा कि एंगुलर विड्थ में, तो हम दोनों की बात कर दी। उसने बस बोला कि एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, एंगुलर विड्थ विल रिमेन सेम। बी पार्ट में वो बोल रहा है, बी पार्ट कराने लग गए भाई धीरे धीरे, ओ जल्दी जल्दी करा देंगे, धीरे धीरे नहीं भाई, जल्दी जल्दी वाले। द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, शॉर्टर वेवलेंथ भैया बीटा हो या थीटा हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहे हैं, वेवलेंथ। अगर शॉर्टर वेवलेंथ कर देगा यानी वेवलेंथ क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इन बोथ केसेस बीटा हो या थीटा हो डिक्रीज ही होंगे। तो इसका आंसर सेकंड पार्ट का आएगा, एंगुलर विड्थ एज वेल एज फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। एंगुलर विड्थ भी डिक्रीज होगी, फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज ही होगी। ओके, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट कहता है द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज। सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स यानी छोटा डी, अगर इसको क्या कर दिया जाए, इंक्रीज। बेटा ये दोनों फार्मूलाज में है, फ्रिंज विड्थ में भी है, एंगुलर विड्थ में भी है। ये क्या किया गया है, इंक्रीज। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, डी इंक्रीज, स्मॉल डी इंक्रीज करने से बीटा विल डिक्रीज, थीटा विल डिक्रीज। तो बेटा थर्ड पार्ट का आंसर है देयर विल बी डिक्रीज इन फ्रिंज विड्थ एंड डिक्रीज इन एंगुलर विड्थ। कई बार ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो क्लियर करके आता है, वो फ्रिंज विड्थ मांगता है या एंगुलर विड्थ मांग रहा है। अब यहां पर हमने दोनों चीजें के हिसाब से आंसर देने शुरू कर दिए हैं। बाकी देखो एनसीईआरटी बुक में ये सॉल्व भी दे रखे हैं, पढ़ लेना उसको। ओके, डी पार्ट कह रहा है द सोर्स ऑफ स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। ओके, द सोर्स ऑफ स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। भैया ये जो ऊपर वाले पार्ट थे ए बी सी, ये थे थोड़े ठीक सीधे ही थे, चलो हमने कर लिए। अब इस पे आ जाओ, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसमें बोला है सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। ये आ जाएगा तो पंगा पड़ जाएगा। ये रही तुम्हारी सोर्स स्लिट, ये नॉर्मली ये फिक्स है। वो कह रहा है अगर इसको डबल स्लिट प्लेन, ये डबल स्लिट प्लेन है, के पास ले आ जाए तो क्या होगा। अब इसमें कुछ थोड़ी सी बात जाननी पड़ेगी कि भाई अगर हमें पैटर्न ठीक ठाक तरीके से देखना है, ऑब्जर्व करना है, मतलब प्रॉपर पैटर्न बने, तो एक कंडीशन होती है कि एस बाय एस, ये जो ऊपर छोटा एस है नीचे बड़ा एस है, शुड बी लेस देन लेमडा बाय डी। यहां पर छोटा एस क्या है, ये है साइज ऑफ सोर्स स्लिट, और एस क्या है बड़ा, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट प्लेन। समझो बात को, अगर आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है प्रॉपर तरीके से, ओवरलैपिंग ना हो कुछ भी, तो दिस शुड बी लेस देन लेमडा बाय डी। अब चलो लेमडा तो फिक्स है, डी भी फिक्स है, ये वाली टर्म हमारी फिक्स है, इसको पास लेकर आ रहे हैं। अब इसको भैया जब पास लेकर आना शुरू कर दोगे, ये साइज फिक्स है, पास आ रहा है, इसमें चेंज आएगा तो ये बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा एस है नीचे बड़ा एस है, ये पास लेके आओगे, पास लेके आओगे मतलब ये डिक्रीज कर रहे हो तुम, ये डिक्रीज करने से क्या होगा, ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये वैल्यू बढ़ेगी तो मे भी इसके बराबर हो जाए, यानी कि या इससे बड़ी हो जाए, यानी कंडीशन आपकी मैच नहीं करेगी। तो इसमें भी हमारा जो आंसर रहेगा फाइनली, ये आपको डिटेल बता दी, आंसर फाइनली ये रहेगा कि जब इसको क्लोज किया जाएगा तो जो पैटर्न है उसकी पहले तो शार्पनेस कम होगी, मतलब पहले बड़ा क्लियर दिख रहा था,
तो शार्पनेस कम होगी और कुछ देर बाद वो डिसअपियर ही हो जाएगा। पहले शार्पनेस कम होगी, लेस होना चाहिए, वो लेस होने से बिल्कुल नज़दीक जाता जा रहा है। तो पहले तो पैटर्न की क्लैरिटी कम हो जाएगी, शार्पनेस कम हो जाएगी, कुछ देर बाद जब ये कंडीशन बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी तो वो पैटर्न दिखना ही बंद कर देगा। तो ये जो डी पार्ट है जी, इस पे ध्यान देना। ऊपर वाला चलो हो जाता है, डी वाला पार्ट सही था। तो सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट, क्या होगा? तो आंसर क्या निकला कि पहले उसकी शार्पनेस कम होगी, उसके बाद वो डिसअपियर ही हो जाएगा। ई पार्ट कह रहा है विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। ओके, विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। देखो एक ही बात, सेम कंडीशन लगेगी। पिछली बार इसको पास ले गए, डिक्रीज करने से ये बढ़ने लग गया। अब कह रहा है विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट, ये साइज ऑफ द सोर्स स्लिट, ये बढ़ाओगे तो भी ये ओवरऑल बढ़ने लग जाएगा। ओवरऑल बढ़ने लग जाएगा तो बढ़ते बढ़ते ये लैम्डा बाय डी से ऊपर जा सकता है। तो कहानी फिर वही निकलती है कि अगर आप ऐसा करते हो, साइज को इंक्रीज करा देते हो इसके, तो ये एस बाय एस जो वैल्यू है ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इंक्रीज होते होते ये लैम्डा बाय टू के डी के इक्वल हो जाएगी, बाद में उससे ज़्यादा हो जाएगी। फिर वही कहानी, पहले शार्पनेस ऑफ द पैटर्न क्या होगी? कम होगी, और कुछ देर बाद पैटर्न डिसअपियर ही हो जाएगा। डी और ई एक ही चीज कह रही हैं जी आपकी, ठीक है जी। तो डी और ई दोनों ध्यान से देख लेना जी। अगला पार्ट एफ कहता है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक की बजाय कौन सी लाइट कर दी जाए? व्हाइट लाइट कर दी जाए, तो क्या होगा? पैटर्न कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर है वी विल ऑब्टेन अ colored interference pattern with central maxima white। मतलब जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा तो वाइट बन जाएगा। उसके बाद क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, सातों कलर है, अब मोनोक्रोमेटिक डाली नहीं, तुमने कौन सी डाल दी? वाइट लाइट ही डाल दी। तो ये तो यहाँ पर तो सारे सेम फेस में आके मैच करेंगे, ये तो वाइट बन जाएगा। बाकी कलर्ड पैटर्न कई तरह के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। कुछ देर बाद एक दो मैक्सिमा तक तो वो दिखाई देंगे, उसके बाद वो बिल्कुल ही वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो एग्जैक्टली ये है कि वी विल ऑब्टेन ए कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न विद वाइट सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, विद वाइट सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं, फालतू बातें करनी नहीं होती, इसलिए आंसर तो वही देना है। बाकी हमने आपको समझा दिया कि बहुत ज़्यादा आगे वाले जो है वो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे पे क्या होना शुरू हो जाएंगे? वो ओवरलैप होना ही शुरू हो जाएंगे। ओके जी, तो ये होगा 10.4। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 10.5। हाँ जी बेटा, अभी इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एग्जाम्पल 10.3। ओके, इसके लिए हमें पहले किस पे जाना पड़ेगा? एग्जाम्पल 10.3 पे वैल्यू वहां से उठा के लानी पड़ेगी। व्हाट शुड बी विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न। ओके, यानी कि ये YDSC और डायफ्रैक्शन दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले तो यार वैल्यूज उठा के लाते हैं। कौन सी? 10.3 वाली। 10.3 में 2 स्लिट्स आर मेड ऑफ 1 mm अपार्ट। मतलब जो स्मॉल d दे रखा था वो कितना दे रखा था? 1 mm दे रखा था। कैपिटल D कितना दे रखा था? 1 मीटर दे रखा था। वेवलेंथ 500 नैनोमीटर थी। ओके, स्मॉल d भूल गया यार मैं तो, कितना था? स्मॉल d कितना दे रखा था? 2 मीटर। 1 mm 1 मीटर 500 नैनोमीटर। 1 mm 1 मीटर, वेवलेंथ कितनी थी? 500 नैनोमीटर थी। ओके, यहां पर YDSC में हमारे पास जो बीटा होती है यानी फ्रिंज विड्थ, दैट इज इक्वल टू लैम्डा d बाई डी। ओके, एक फ्रिंज की विड्थ होती है लैम्डा d बाई डी। ओके, और यहां पर हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है,
क्योंकि बात किसकी हो रही है, सेंट्रल मैक्सिमा की ही हो रही है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो बीटा डैश लगा लो, दैट इज 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय ए लिख लेते हैं उसको। लैम्डा तो वही है, डी वही है, ए और चीज है बेटा। ए क्या है यहां पर, विड्थ ऑफ ईच स्लिट। ओके, अब क्वेश्चन पे आओ। कहता है 10.3 से हमने डाटा चलो उठा लिया, व्हाट शुड बी विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ए निकालना है ना। टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न, डबल स्लिट पैटर्न का एक मैक्सिमा तो इतनी विड्थ का होता है। हमें कितनी ऑब्टेन करनी है, 10 करनी है विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के एक में उसके 10 आने चाहिए। अब सेंट्रल मैक्सिमा का एक जो है उसकी विड्थ कितनी है, 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। इसमें अगले के कितने आने चाहिए, 10 आ जाने चाहिए YDSC वाले के। तो 10 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। अगर मैं इसको एंगुलर विड्थ मान के करता तो भी हो जाता, खैर ये डी से डी आपका कैंसिल ही हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। ये आपका क्या था यार, ये डी नहीं था, ये वाला क्या लेना था हमने, 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय ए। ए हमने फाइंड करनी है। ये क्या हो गया जी, यहां से 5 हो गया। तो ए किसके इक्वल आ गया यार, ए आ गया तुम्हारा डी डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ओके, डी कितना था 1 mm, नीचे 5 आ गया। तो 1/5 का मतलब क्या बनेगा, 0.2 mm आ जाएगा। ठीक है, 1/5 का मतलब कितना हो गया, 10/50। ठीक है, 0.5 mm। तो आंसर कितना निकलता है जी, 0.5 mm। हाँ जी बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है जी आपका 10.6। ये कह रहा है assume that light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम, लाइट की वेवलेंथ कितनी दे दी, 6000 एंगस्ट्रॉम, इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप। क्या फाइंड करना है भैया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसकी, टेलीस्कोप की। ओके, उस ऑब्जेक्टिव हैज ए डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है, 100 इंच दे रखा है। ठीक है ना, डायमीटर कितना आ गया जी इसका, 100 इंच हो गया। चलो हो गया। अब ध्यान से सुनो, 2 फार्मूले आपको कराए जाते हैं आमतौर पे, डिटेल में नहीं तो कम से कम एक्सप्रेशंस तो कराई जाती हैं कि आपको पता होना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एज वेल एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अगर आपने किया हो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये किसके इक्वल आता है हमारे पास, d डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है, d डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये भी पता होगा रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के उल्टी होती है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यहां इसने मांगी ही क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर। असल में रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। हम बच्चों को ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला याद करवा देते हैं, d डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा, लेकिन यहाँ रिजॉल्विंग पावर मांग लो, सॉरी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मांगी है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा यार, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय d। ठीक है, d डायमीटर है, लैम्डा वेवलेंथ है। करना कराना इसमें कुछ नहीं है, बस इतना है, उसने इंचेस में दे रखा है। इंचेस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको डायमीटर को 100 इंच, ठीक है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, याद कर लो भैया, 2.5 सेंटीमीटर बोलते हैं, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 से थोड़े से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो 1 इंच एक्जैक्टली इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से 100 इंच किसके इक्वल हो गया, 254 सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 254 सेंटीमीटर
100 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, 100 इंच इक्वल टू 254 सेंटीमीटर। करना कराना कुछ नहीं है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालनी है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1.22। वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, एनसीईआरटी बुकने वाले ने ऐसे ही किया हुआ है भैया। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 6 × 10⁵ आ जाएगा। ठीक है जी। तो 1.22 ये किस में दे रखी थी, वैसे हमें एंगस्ट्रॉम में दे रखी थी, सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। नीचे डी जो था उसको भी फिर सेंटीमीटर में कितना निकाला था हमने, 254 सेंटीमीटर निकाला था। उसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, 254 पुट कर देंगे। सॉल्व करके देखेंगे तो ये कितना आ जाना है, 2.9 × 10⁻⁷ किस में, रेडियन में। यहाँ बेटा मीटर में, इसको सेंटीमीटर में रखा, ये भी सेंटीमीटर में था, तो वो तो कट ही जाना है, आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मान लो अगर वैसे एग्जाम में आ जाए, बच्चे का वैसे ही बैंड बज जाएगा, यार ये कहाँ से आ गया। लेकिन ये सब कुछ दिए रखा है भैया एनसीईआरटी बुक में, सब कुछ सिलेबस में है। बस वो पहला डॉपलर इफेक्ट वाला तो था, वो सिलेबस में मान लो नहीं है, लेकिन फिर भी करके चलना भैया। तो ये सारे के सारे बेटा एनसीईआरटी बुक करके जाओ, आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10.7, कहता है फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन अपर्चर इज 3 mm वाइड एंड वेवलेंथ इज 500 नैनो। पहले तो ये समझो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे आ गया। यार एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं फ्रेनल डिस्टेंस। ठीक है जी। फ्रेनल डिस्टेंस के बारे में कहा जाता है, इट इज दैट डिस्टेंस up to which ray optics is considered to be valid। मतलब वो डिस्टेंस जहां तक रे ऑप्टिक्स क्या रहे, वैलिड रहे। ठीक है। एक और इसकी डेफिनेशन है, असली डेफिनेशन कि जी फ्रेनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जहां से लाइट चली है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट becomes equal to the width of the slit। ठीक है जी। तो पॉइंट क्या है, फ्रेनल डिस्टेंस के बारे में यार क्वेश्चन है, ये क्लियर होना चाहिए। कहते हैं कि रे ऑप्टिक्स कहां तक वैलिड रहेगी, फ्रेनल डिस्टेंस तक वैलिड रहेगी। क्यों, क्योंकि फ्रेनल डिस्टेंस तक पहुंचते पहुंचते जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है वो किसके इक्वल पहुंच जाती है, विड्थ ऑफ द स्लिट के इक्वल पहुंच जाती है। बाकी यहाँ पर हमें इतनी कहानी की खैर जरूरत नहीं है, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिर बेस से लेकर आते हैं। तो फ्रेनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिसपे कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट किसके इक्वल हो जाती है, विड्थ ऑफ द स्लिट के इक्वल हो जाती है। और वही लिमिट होती है फ्रेनल डिस्टेंस से पहले, मतलब अगर लाइट ने फ्रेनल डिस्टेंस से कम डिस्टेंस कवर किया हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि ठीक है यार रे ऑप्टिक्स वैलिड है। अगर उससे ज़्यादा कर लिया तो हम वो जो डायफ्रैक्शन इफेक्ट का इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी फ्रेनल डिस्टेंस का बेटा जो फार्मूला है ZF, ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू a²/λ, कहीं कहीं पे d² भी लिख सकते हैं, जहाँ पर a या d क्या कहलाता है, इट इज़ द विड्थ ऑफ स्लिट। लैम्डा ठीक है, वेवलेंथ ही है। अब इसमें करना कराना कुछ नहीं है, क्वेश्चन साफ है। फॉर व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन अपर्चर इज 3 mm। अपर्चर यानी कि विड्थ ऑफ द स्लिट, ए कितना दे रखा है सवाल में, 3 mm, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 500 नैनोमीटर। ठीक है जी। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। a² वाले फार्मूले में पुट कर देना भैया, आप पुट करके नहीं दिखाएंगे, अपने आप कर लेना। हमें कंसेप्ट बताना था
बता दिया आंसर इसका। एनसीईआरटी वाले ने सॉल्व करके कितना निकाल रखा है, 18 मीटर निकाल रखा है। तो इसका आंसर ये आएगा। फार्मूला याद रखो, कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो फ्रेनेल डिस्टेंस भी क्लियर होना चाहिए जी। अब बैठाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10.8 डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट। ओके, ये किस पे क्वेश्चन आ गया भाई? पोलराइजेशन पे क्वेश्चन आ गया। करवा रहे हैं जी। वैसे इस बार सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो जिन्होंने सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन की है उन्होंने नहीं किया होगा टॉपिक, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो आज की डेट में। लेकिन मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी पीएससीबी या अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उनके सिलेबस में है, तो इसलिए क्वेश्चन करा देते हैं यार। किस पे बेस्ड है? पोलराइजेशन पे। कह रहा है डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड। समझिए बात को। पहले तो इसने बोला कि हमारे पास 2 क्रॉस पोलराइड्स हैं। ये पहला पोलराइड, ओके, इसका एक्सिस मान लो ऐसे बढ़ा हुआ है, और दूसरा क्रॉस पोलराइड है, मतलब ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है। बीच में कह रहा है एक तीसरा है, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन 2 क्रॉस पोलराइड। इन दोनों के बीच में एक तीसरी शीट है, तीसरी, जिसको क्या करना है? रोटेट करना है। अब यार ये पहले का एक्सिस है, ये वाला मान लो फर्स्ट, और इस बीच वाले, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, और बीच वाला क्या है? सी है। तो अब सी पोलराइड और ए पोलराइड के बीच में एंगल थीटा है, तो सी और बी के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा, इनके बीच में एंगल थीटा माना जाएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा माना जाएगा। ओके, यहां से जो भी इंटेंसिटी आई, यहां से मान लो कितनी आ रही है? आई नोट आ रही है। जाहिर सी बात है यहां से कितनी आ रही होगी? 2 आई नोट आ रही होगी, क्योंकि फर्स्ट ये कौन सी लाइट थी यार? ये अनपोलराइज थी। ठीक है। अनपोलराइज जब पहली बार पोलराइजर में से पास होती है तो उसमें से कितनी इंटेंसिटी आती है? आई नोट आती है। ओ सॉरी, हाफ हो जाती है, तो हमने 2 आई नोट ली थी, तो यहां से आई नोट आ गई। ओके, नाउ दिस इज पोलराइज लाइट। ये भी एक सी वाला भी पोलराइजर है। जब इस पे पड़ेगी तो यहां पे लगेगा मॉलस लॉ। मॉलस लॉ क्या कहता है कि अगर एक किसी भी पोलराइजर पर ऑलरेडी पोलराइज लाइट पड़ती है, जैसे ये वाली जो लाइट है ये पोलराइज्ड है, तो बाहर कितनी निकलती है भैया? बाहर लिखती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन प्रीवियस पोलराइजर एंड द नेक्स्ट पोलराइजर। इससे प्रीवियस वाला ए था, ये जो है बी सी है, यहां से आई नोट पहुंची है, क्योंकि ये पोलराइज्ड है ना बेटा। पोलराइज लाइट जब किसी दूसरे पोलराइजर में से पास होने की कोशिश करती है तो मॉलस लॉ लगता है। थीटा इसके और इससे पिछले वाले के बीच का एंगल होता है। तो मॉलस लॉ के हिसाब से जब यहां से यहां तक लाइट पहुंचनी है आई, ये कितनी होगी? इंसिडेंट लाइट थी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पे कितनी पहुंची? ये वाली पहुंची। अब फाइनली बाहर आई डैश जब निकलेगी तो फिर से क्या लगेगा? मॉलस लॉ लगेगा। मॉलस लॉ कहता है कि ये जो आगे जानी है आई डैश, इट इज इक्वल टू जितनी इंसिडेंट कराई गई थी, इस पे इंसिडेंट कराई थी आई नॉट, तो इसलिए ये फार्मूला लगा, यहां आई नॉट यूज हुई। अगले पे अब इंसिडेंट आई नॉट नहीं ना, ये वाली हो रही है, ये आई, आगे आई डैश पहुंचनी है, तो आई डैश पहुंची तो ये बनेगा आई, मॉलस लॉ तो वही है कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन समझो बात को, इस बार आई जो है, जो इस पे इंसिडेंट हुई है, वो ये चीज है, तो इट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये जो थीटा है, ये अब थीटा नहीं रहेगा। ये थीटा क्या बताया था मैंने? जिस पे आ रही है और उससे पिछले वाले के बीच का एंगल आ रही है, अब ये इस पे बी पे, पिछला वाला ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये तो पिछले वाली वैल्यू डाल दी मैंने, ये आई की। यहां पे ये जो थीटा डैश है, अब ये थीटा नहीं था, कितना लगेगा? 90 माइनस
थीटा लगेगा। ओके, तो फाइनली जो लाइट पहुंचनी है उसने बोला डिस्कस करो। क्वेश्चन में क्या बोला? डिस्कस करो, निकालो कुछ नहीं बोला, डिस्कस करो। तो आई डैश कितना आएगा? ये आई नॉट तो यही रहेगा। ओके, ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा भैया साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। चलो बढ़िया है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अंदर 2 डाल रहे हैं, नीचे 4 डालना पड़ेगा। समझो, असल में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से डिवाइड किया है। 4 से जो डिवाइड किया वो तो 4 ही रहा, लेकिन जो 4 से मल्टीप्लाई किया है वो उसको 2 का स्क्वायर बनाकर इसके अंदर घुसा दिया। फायदा क्या हुआ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो आई डैश इक्वल टू बन जाएगा आई नॉट बाय 4। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। ठीक है, स्क्वायर इस पे था ही। तो कर कराकर अगर ये पिछला वाला कर लिया हो तो भैया इसको मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी जी? दैट विल बी आई नॉट बाय 4 साइन स्क्वायर, ये 2 थीटा आ गया। अब वैसे यहां पे भी छोड़ दो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कस तो हो ही गया कि जी यहाँ पे ये पहुंचेगी, अगर इसको इतना इंसिडेंट वाली 2 आई नॉट थी तो फाइनली बाहर इतनी निकलनी है। अब इसमें और डिस्कस क्या कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि भाई ये साइन पे डिपेंड करता है, ऊपर से स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वेरिएशन से इसकी में वेरिएशन आनी है। और ये मैक्सिमम कब आएगी? जब 2 थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, यानी जब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। तो डिस्कस करने में ये बता सकते हैं कि आएगी इतनी, मैक्सिमम इतनी होगी, मिनिमम 0 होगी। 0 कब हो जाएगी? जब थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा 0 मतलब बिल्कुल सीधा इसको रख दिया तब 0 हो जाएगी। मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा कितना होगा? 45 होगा। तो किया जा सकता था अगर टॉपिक किया हो पोलराइजेशन वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब पहले पोलराइजेशन सिलेबस में होता था, इस बार तो है नहीं। चलो सीबीएसई में इस पर हम कहते होते थे पक्का क्वेश्चन आएगा। तो भाई जिनके सिलेबस में है पीएससी भी या अदर स्टेट बोर्ड्स वाले, तो उनको पक्का आएगा, कर लेना है इसको। सॉल्व क्वेश्चंस में बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है अगला आपका 10.9। ये कह रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके भैया, अगर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो समझ लो ब्रूस्टर्स लॉ लग गया। ओके जी। अब फिर वही बात, पोलराइजेशन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। अब अगर नहीं किया हुआ तो ये समझ में नहीं लगने वाला। वैसे भी सीबीएसई के लिए करें तो इसको छोड़ देना, लेकिन अब जिनके सिलेबस में है भाई स्पेशली पीएससीबी वाले, तो वो कर लो। पोलराइजेशन कर रखा होगा आपने, तो पोलराइजेशन वाला टॉपिक करते ना बेटा, उसमें 2 लॉज आते हैं। एक आता है मॉलस लॉ, जिस पे बेस पिछला क्वेश्चन था 10.8। एक आता है ब्रूस्टर्स लॉ। कौन सा लॉ? ब्रूस्टर्स लॉ। क्वेश्चन में इतने सब कुछ नहीं करना होता, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा फार्मूला लिख के ख़त्म कर देना है बात। यहाँ तो चलो हम वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं तो बता देते हैं। ये कहता है कि एक कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है भैया? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे अगर एक इंसिडेंट लाइट कराई जाए और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर एंगल के इक्वल हो जाए, जिसको कि ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल भैया? ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। तो अगर लाइट को किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट करा दिया जाए, आई किसके इक्वल हो जाए? ब्रूस्टर एंगल, स्पेशल एंगल होता है ये। तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होना था, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होना था। जब आई एग्जैक्टली इक्वल टू आई भी हो जाएगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे जाएंगी और रिफ्लेक्टेड वाली लाइट जो है वो कैसी हो जाएगी? पोलराइज्ड हो जाएगी। अब क्योंकि उसने ये बोल रखा था कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो समझ लो कि ये वाला एंगल किसके इक्वल चल रहा है? ब्रूस्टर एंगल के इक्वल चल रहा है। और ब्रूस्टर लॉ को सॉल्व करके रिजल्ट आता होता है tan ऑफ ब्रूस्टर एंगल इज इक्वल टू म्यू।
tan ऑफ ब्रूस्टर एंगल इज इक्वल टू म्यू। तो करना कराना कुछ नहीं है, उसने बोला रिफ्रैक्टेड फाइंड क्या करना, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होना चाहिए था यार क्वेश्चन में, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अनब्रोकन लाइट इज ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो अगर हमने एंगल ढूंढना है तो ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, अब नहीं दे रखा तो ग्लास के लिए क्या ले लेंगे, 1.5 ले लेंगे। बाद में एनसीईआरटी बुक में जाके चेक कर लेंगे कि इसने दे रखा था कि नहीं दे रखा था। तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1.5 लेके बात करेंगे। फार्मूला लगाया tan i इक्वल टू म्यू, यानी कि tan i इज इक्वल टू 1.5। यार थोड़ा टेबल शेबल देखना पड़ेगा, इसको देखोगे तो खैर अगर टेबल कोई तुम्हें नहीं देता तो यहाँ छोड़ाना, tan इनवर्स ऑफ 1.5। अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 57 डिग्री आ जाता हो। तो आप कहोगे भैया ये कहाँ से लिख दिया 57 डिग्री, तो यार ये टेबल देखना पड़ेगा या कैलकुलेटर से निकलेगा या तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होगा। फिलहाल हमने तो डायरेक्ट लिख दिया। तो यार ये क्वेश्चन कौन से थे, ये थे आपके जी सॉल्व्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब पहले इतने करो, अगली वीडियो में फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डालेंगे, फिर उससे अगली वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दे देंगे। ठीक है जी, तो बाय बाय।